हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। मैं रोहित राम हमारे चैनल यंग गुरुजी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने देखा, आज हम प्रीवियस ईयर रेलवे एंड एसएससी में मोशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसे आज हम इस क्लास में बताएंगे। आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसीलिए आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो देखना स्टार्ट कर दिए हैं तो एंड तक देखिए। एक और अपील हमारे चैनल की ओर से पूरे देशवासियों को है कि देश में कोरोना संकट काल चल रहा है और दिन प्रतिदिन कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें जिससे देश और देशवासियों का भला हो सके। चलिए इसे से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ, मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ कॉन्सेप्ट क्या है? तो इसमें हम बता सकते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा। अगर कोई बॉडी मोशन में है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा। तो इसे क्या बोले थे न्यूटन फर्स्ट लॉ को, और हम क्या बोलते हैं? जड़त्व, इनर्सिया बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, इनर्सिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच साइंटिस्ट गेव लॉ ऑफ मोशन? लॉ ऑफ मोशन किस वैज्ञानिक ने दिया था? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि न्यूटन्स ने लॉ ऑफ मोशन दिया था। तो आंसर क्या होगा? डी, ऑप्शन डी, न्यूटन। न्यूटन्स ने लॉ ऑफ मोशन दिया था। आज का क्लास बहुत ही इजी होने वाला है। आप लोगों ने अगर पिछली क्लास देखी है तो आप सभी का बहुत ही इजी क्वेश्चंस लगेगा। तो आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? रॉकेट एक्ट्स ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। रॉकेट डैश के संरक्षण के कानून पर काम करता है, नियम पर काम करता है। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पढ़ा था ना? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब क्या? रेखीय संवेग का संरक्षण नियम। इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। तो हमारा ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? लीनियर मोमेंटम। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गैलीलियोस लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडी? तो ऑप्शन ए, सी और डी, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ। ये तो न्यूटन्स के लॉ गए। बचता क्या है? न्यूटन फर्स्ट सेकंड थर्ड तो न्यूटन्स का लॉ गया। बचता क्या? लॉ ऑफ मोशन। मतलब गैलीलियो ने क्या दिया था? अपने पिंड का जो नियम दिया था उसका नाम क्या था? लॉ ऑफ मोशन। आंसर होगा बी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कॉन्टैक्ट फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? संपर्क बल, कॉन्टैक्ट फोर्स, मैंने पिछली क्लास में बताया था। अब तक आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी हो तो आई बटन पे लिंक दिया गया है, जाकर देखिए। तब ये सब क्वेश्चन इजीली आप सब सॉल्व कर पाएंगे। और जिसने हमारा सभी क्लास देखा होगा वो लोग सब क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर रहेंगे। तो संपर्क बल किससे रिलेटेड रहता है? फ्रिक्शन से। किससे रिलेटेड रहता है? फ्रिक्शन फोर्स से। आपने एग्जांपल देखा था, एक बॉल लिए थे, उसको रोड पर हमने फेंका था। वो बॉल कुछ दूरी पर जाकर रुक जाता है। क्यों? क्योंकि बॉल का कांटेक्ट जो है यहाँ पे रोड से है। तो मतलब वहां रोड और बॉल के बीच में फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हुआ। सो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, फ्रिक्शन फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या दिया है? इफ अ बॉल इज थ्रोन अप विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज? अगर बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं तो ये चार ऑप्शन दिया है, उसमें से क्या चेंज नहीं होता है वो बताना है हमको। स्पीड, अगर हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो स्पीड में तो चेंजेस आएगा ही। फिर उसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh,
मतलब इसमें हाइट आया, हाइट आया मतलब हम ऊपर फेंक रहे हैं तो हाइट भी चेंज हो रहा है, ऊपर फेंक रहे हैं तो हाइट चेंज होगा। डिस्टेंस ऊपर फेंकेंगे, स्पीड क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस, तो स्पीड चेंज हो रहा है तो डिस्टेंस भी चेंज होगा। बचता क्या है हमारा, एक्सेलरेशन। आंसर क्या होगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारा चेंज नहीं होगा जब हम बॉल को ऊपर फेंकेंगे। तो चलिए आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। स्लाइडिंग फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, अगर जब रोड है, रोड एकदम चिकना है तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन हमारा कम होगा, फ्रिक्शन हमारा कम होगा। बट स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, रोड हमारा खुरदुरा है तो उसमें फ्रिक्शन ज्यादा जनरेट होगा, तो इसीलिए द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब भी देखेंगे तो वो हमेशा कम रहता है स्टैटिक फ्रिक्शन से, तो हमारा आंसर डी स्मॉलर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिकॉइलिंग ऑफ गन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लॉ ऑफ मोशन। रिकॉइलिंग ऑफ गन हमने पढ़ा था, ये बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, और आगे भी जो भी एग्जाम आएगा उसमें पूछा जाएगा, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। रिकॉइलिंग ऑफ गन हमने लास्ट क्लास में किया था, उसके भी लास्ट क्लास में किया था। तो क्या किया था, रिकॉइलिंग ऑफ गन में जब बुलेट निकलता है तो एक्शन होता है, और जब बंदूक पीछे की ओर आता है तो रिएक्शन होता है, जैसे कि हम पिछले क्लास में डायग्राम में बताया था। तो वो कौन से लॉ पर डिपेंड है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे डिपेंड है, मतलब एक्शन और रिएक्शन लॉ। थर्ड लॉ को हम एक्शन और रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर फॉर रिकॉइलिंग ऑफ गन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। यदि वस्तु पर लगाया गया बल उसके गति की दिशा में है, अगर कोई बॉडी मोशन में हो या गति में हो तो और उसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी का मोशन और तेज हो जाएगा। अगर आप दौड़ रहे हैं, आपको धक्का दिया जाए पीछे से तो आप और तेजी से दौड़ने लगेंगे, वही क्वेश्चन में पूछा है। तो क्या होगा, आपके मोशन के डायरेक्शन में बॉडी का मोशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। आप दौड़ रहे हो, आपको पीछे से धक्का दे रहे हैं तो वो आप जो दौड़ रहे हो वो बहुत ही तेजी से दौड़ने लगोगे तो इंक्रीज होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अभी तक 9 क्वेश्चन हो गए हैं, 9 क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आया होगा, और जो लास्ट क्लास तक पूरा हमारा वीडियो देखा रहेगा उसको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, according to the second law of motion, for a giving force acceleration is inversely proportional to the dash of an object। एक बल देने के लिए गति के दूसरे नियम के अनुसार त्वरण किस वस्तु के डैश के विपरीत अनुपातिक होता है। सेकेंड लॉ में कौन सा फॉर्मूला डिराइव किया था हम लोग ने, फोर्स का फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसने क्या बोला है, बल देने के लिए गति के दूसरे नियम, त्वरण किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम, एम इस साइड आ जाएगा तो एम नीचे चला जाएगा, तो एक्सेलरेशन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एम के। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, मास। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया कैसे किया हमने। फोर्स था मास इनटू एक्सेलरेशन, और उसने पूछा एक्सेलरेशन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मास को हमने इस साइड ले लिया फोर्स के नीचे, तो एक्सेलरेशन मास के प्रोपोर्शनल हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आंसर होगा मास, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द डैश ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट। अगर टू सरफेस कॉन्टेक्ट में है तो वो फ्रिक्शन कहाँ जनरेट होगा, कैसे, मतलब रोड समझिए, एक मैं एग्जांपल दिया था पिछले क्वेश्चंस में कि एक रोड है और उसके ऊपर बॉल जा रहा है।
अगर वहां पे फ्रिक्शन जनरेट हुआ तब जाके बॉल रुका था। अगर हम रोड हमारा स्मूथ रहेगा, मतलब यहाँ पे स्मूथ दिया है ए ऑप्शन में, अगर स्मूथ रहेगा तो बॉल हमेशा आगे चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, डेंसिटी से कोई रिलेशन ही नहीं है। तो गैप्स रहेगा, अगर गैप रहेगा, गड्ढा रहेगा, समझिए रोड में गड्ढा है तो बॉल जाके गड्ढे में गिर जाएगा, तो ए बी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ए बी ऑप्शन नहीं होगा। स्मूथ रहेगा तो वो फ्रिक्शन जनरेट ही नहीं करेगा। तो ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन सी, इरेगुलरिटी, अनियमितता, मतलब खुरदुरा रहेगा तो फ्रिक्शन जनरेट होगा रोड में, तो फ्रिक्शन इज कॉज बाय द इरेगुलरिटी ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट। सरफेस हमारा इरेगुलर रहना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द डैश रिमेन कांस्टेंट विथ टाइम। टाइम से क्या रिमेन कांस्टेंट चलता है? तो यूनिफॉर्म मोशन से आपको याद आ रहा होगा कि यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है। जैसे 1 आवर में 40 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगला 1 घंटा उसमें भी 40 किलोमीटर पर आवर कोई गाड़ी चल रहा है, उसका भी अगला 1 आवर में, अगले आवर में 40 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, इसी को हम यूनिफॉर्म बोलेंगे। हर घंटे में वो 40 किलोमीटर पर आवर ही चल रहा है, तो मतलब उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है टाइम के हिसाब से। इसका जो वेलोसिटी हुआ, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो 40 किलोमीटर पर आवर मतलब कि उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रह रहा है टाइम के हिसाब से। यूनिफॉर्म मोशन उसी को बोलेंगे, तो उसका आंसर हो जाएगा वेलोसिटी, वेग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है। आप लोग इस सभी क्वेश्चंस का आंसर इजीली दे पा रहेंगे। इसी लेवल का रेलवे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी का एग्जाम हो, इसी लेवल का क्वेश्चन आएंगे, इसके ऊपर कुछ नहीं आएगा। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा और देखते रहिएगा। और आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू। मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम हमने पढ़ा था जब फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे, तो फोर्स का जब फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था इक्वल किसके था? फोर्स के इक्वल था, मतलब नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, वही था। फोर्स का जब फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे तो चेंज इन मोमेंटम आया था, P2 माइनस P1 याद आ रहा होगा आपको। तो नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट is directly proportional to the change of momentum, rate of change of momentum। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 14th क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला यूज्ड ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ में कौन सा फॉर्मूला डिराइव किए थे? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला डिराइव किए थे, याद है आपको? पिछले क्वेश्चन में भी यही था, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? while riding the bicycle if we stop paddling why does the bicycle begin to slow down। स्लो डाउन क्यों होता है जब हम पैडल मारना बंद करते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया, नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट। ये तो होगा नहीं, क्योंकि फोर्स तो लगता ही है, नीचे ऊपर दोनों, अनबैलेंस फोर्स तो लगेगा नहीं। इट इज नॉट एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेशन, अगर जब हम बाईसाइकिल पैडल मारना बंद करेंगे तो एक्सेलरेशन तो कम होगा ही। ठीक है, तो जनरली देखा जाए तो पैडल मारना बंद किया तो साइकिल रुकेगी ही, पर फिजिक्स में देखा जाए तो पैडल मारना बंद करते हैं तो साइकिल का रोड से कांटेक्ट होता है। कांटेक्ट फोर्स हमने पढ़ा था, कांटेक्ट फोर्स जहां पे आया तो फ्रिक्शनल फोर्स लगने की वजह से साइकिल क्या होता है? स्लो डाउन होता है, मतलब धीरे चलने लगता है। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फ्रिक्शन फोर्स एक्ट ऑन इट। बाईसाइकिल पर
फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है, इसीलिए जब पैडल हम मारना बंद करते हैं तो साइकिल हमारा स्लो डाउन होता है, धीरे धीरे चलने लगता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स उस पर लगने लगता है। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इफ टू बॉल्स ऑफ सेम मासेस आर ड्रॉप्ड ऑन सैंड द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज सेम। इफ मतलब क्या बोला है, अगर दो बॉल का सेम द्रव्यमान है, मास है, वो हम ऊपर से रेत पर गिराते हैं तो जो रेत में गहराई होता है वो इक्वल होता है। क्यों होता है? तो देखते, जब हम सेम मास वाले दो बॉल को गिराते हैं ऊपर से रेत में, तो मास तो इसका सेम है दोनों बॉल का, वेलोसिटी भी उसका सेम होगा, जिससे गिराएंगे उसका वेलोसिटी भी सेम होगा, और रेत को सेम डेप्थ में छेद करेगा। मतलब सेम मास हुआ और वेलोसिटी भी सेम हुआ। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, मोमेंटम आता है हमारा। तो सेम मोमेंटम से जब डेप्थ रेत पर गिरेगा तो जो पेनिट्रेट करेगा, गहराई बनाएगा, वो भी सेम होगा। मतलब द प्रोडक्ट mv इज सेम फॉर द बोथ बॉडीज। मतलब mv का जो प्रोडक्ट होगा m इंटू v, जो मोमेंटम होगा, ये दोनों बॉडी का सेम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा A। ठीक है, द प्रोडक्ट mv इज सेम फॉर द बोथ बॉडीज। ठीक है, आपको ये समझ में आया क्वेश्चन कैसे हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ कॉइन प्लेस्ड ऑन अ कार्ड रेस्टेड एट द एज ऑफ द ग्लास रिमेन्स एट रेस्ट बिकॉज ऑफ। देखिए, एक 9th-10th में आप थे तो एक एक्टिविटी था, पानी से भरा हुआ ग्लास है, उसके ऊपर एक कार्ड रखा हुआ है और उसके ऊपर एक सिक्का रखा हुआ है। ये आपने एक्टिविटी बचपन में बहुत बार किए रहेंगे। ठीक है, वही चीज दिया हुआ है, वो आराम पर रहता है, सिक्का क्या रहता है, कार्ड पर आराम पे रहता है। क्यों पूछा है, तो अगर हम ग्लास के ऊपर कार्ड पर एक सिक्का रखा है तो वो रेस्ट पर क्यों रहता है? सिक्के पर दो फोर्स लगता है। पहला फोर्स क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स होगा, लग रहा है नीचे की ओर, और ऊपर क्या लग रहा है, सिक्का और जो कार्डबोर्ड के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। दोनों बैलेंस है जब तक कार्ड ग्लास पर है, समझ रहे? जब तक कार्ड ग्लास पर रहेगा तब तक क्या होगा, सिक्का कॉइन जो है वो रेस्ट पर ही रहेगा। वैसे ही सिक्का ग्लास में, जैसे हम वो कार्ड को हटाएंगे तो सिक्का क्या होगा, ग्लास में गिरेगा। मतलब ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो गया, उस समय ज्यादा लगेगा कॉइन पे, तो वो कॉइन क्या होगा, ग्लास में गिर जाएगा। जब तक कार्ड रेस्ट पर है तब तक क्या हो रहा है, टू फोर्स एक्ट ऑन द कॉइन विच बैलेंस्ड ईच अदर। मतलब जब तक कार्ड ग्लास पर है वो उसमें ग्रेविटेशन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों बैलेंस रहेगा, तब तक सिक्का रेस्ट पर रहता है। मतलब आंसर होगा ऑप्शन सी, टू फोर्सेस एक्ट ऑन द कॉइन विच बैलेंस्ड ईच अदर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, इम्पल्स इक्वल टू। इम्पल्स क्या होता है जानते हैं आप? चलिए देखते हैं। इम्पल्स को हम क्या बोलेंगे, आवेग बोलते हैं। इम्पल्स को हम आवेग बोलते हैं, और इम्पल्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जे से। कहीं कहीं आई से भी करते हैं, लेकिन वो इनर्सिया को भी रिप्रेजेंट करते हैं, पर इम्पल्स का मेन जिससे रिप्रेजेंट करते हैं वो जे है। ठीक है, इम्पल्स मतलब किसी भी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं, किसी भी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं, किसी टाइम पीरियड में फोर्स जब लगाएंगे तो कुछ तो टाइम लगेगा फोर्स लगाने के लिए, तो उसके ही मल्टीप्लीकेशन को हम क्या बोलेंगे, इम्पल्स बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा, J इज इक्वल्स टू F इंटू टी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन मूव्स अ बॉडी इफ। अगर 16 न्यूटन फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पर, वो आगे बढ़ रहा है, क्यों? यहां पे ऑप्शन दिया है, फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी इज मोर देन 60। जो फ्रिक्शन फोर्स है, समझिए एक बॉडी है रोड पे जा रहा है, उसमें 60 न्यूटन का फोर्स हमने बाहर से एक्सर्ट किया है, बाहर से लगाया है,
तो क्या यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है, फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी इज मोर देन 60। फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है बॉडी पर वो 60 से ज्यादा है। अगर फ्रिक्शन फोर्स बॉडी पे 60 से ज्यादा लगेगा तो बॉडी आगे जाएगा क्या, नहीं जाएगा। लेकिन हमको क्या देखना है, मूव करना चाहिए बॉडी। कब करेगा, फ्रिक्शन फोर्स, सेकेंड ऑप्शन क्या है, फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी इज लेस देन 60। हमारा बॉडी 60 न्यूटन बल से आगे जा रहा है। 60 न्यूटन जब बल लगाया तो बॉडी आगे जा रहा है। जब फ्रिक्शन फोर्स 60 न्यूटन से कम होगा, लेस देन 60 न्यूटन होगा, तब जाके बॉडी मूव करेगा। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। समझ में आया। अगर 60 न्यूटन से अगर फ्रिक्शन फोर्स ही ज्यादा हो गया तो बॉडी को रोक देगा, इसीलिए ऑप्शन ए सही नहीं है। और दूसरा क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी इज लेस देन 60। जब फ्रिक्शन फोर्स 60 न्यूटन से कम होगा तभी तो बॉडी आगे जाएगा, इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ फील्डर गिविंग अ स्विंग व्हाइल कैचिंग अ बॉल इज एन एग्जांपल ऑफ। जब बॉल कैच पकड़ता है प्लेयर तब क्या करता है, वो हाथ पीछे लेता है। इसका किस चीज का एग्जांपल ये है, हमने जब न्यूटन्स लॉ पढ़ रहे थे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये कहां पर आया था, संवेग में आया था। जब हम कैच करने के लिए हाथ पीछे लेते हैं मतलब हम क्या करते हैं, मोमेंटम को कम करते हैं, लीनियर मोमेंटम को कम करते हैं और उसका वेलोसिटी, बॉल जिस वेलोसिटी से आ रहा है उसका वेलोसिटी कम कर रहे हैं। तो मास के साथ उसका मास तो सेम रहेगा लेकिन वेलोसिटी कम करेंगे। तो ये कौन सा नियम हो गया, संवेग का नियम हो गया। मतलब वो कौन से लॉ में है, न्यूटन सेकेंड लॉ में। संवेग का नियम कौन से लॉ में था, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ में था। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। एग्जाम्पल किसका है, फील्डर गिविंग अ स्विंग व्हाइल कैचिंग अ बॉल, ये किसका एग्जाम्पल है, न्यूटन सेकेंड लॉ का। ये बहुत ही इजी हो रहा रहेगा आप लोगों को। आप लोग ने पिछला क्लास देखा रहेगा तो बहुत ही इजीली सॉल्व कर रहे होंगे, मजा भी आ रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। डैम्प क्लोथ्स आर ड्राइड इन स्पिन ड्रायर बाय द विच फोर्स। जब हम वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोते हैं उसके बाद हमको सुखाना रहता है, तब क्या होता है, स्पिन ड्रायर में हम उस कपड़े को डालते हैं। कपड़ा डालने के बाद क्या होता है, वो ड्रायर क्या होता है, स्पिन होता है। तो कपड़ा क्या, जब हम खोलते हैं ड्रायर को खोलते हैं तो क्या देखते हैं हम लोग, कपड़ा पेरी फेरी पर आके, जैसे स्पिन हो रहा है ड्रायर, कपड़ा किधर है, इधर इधर आके लगा रहता है। तो कौन सा फोर्स हुआ, जो किनारे पे लगा हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एग्जाम्पल हमने देखा था, जो खेत में जो किसान है वो पक्षियों को भगाने के लिए यूज करता है, वहां पे क्या, उसके हाथ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था और जो पत्थर था वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा था। वो जो पत्थर का जो पाथ है, जैसे कपड़ा ड्रायर में साइड साइड में आके लग जाता है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। मतलब अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल उसमें यूज हो रहा था और यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज होगा। स्पिन ड्रायर में कपड़े सुखाने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सर्ट होता है। आपको ये समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन इज डिफाइनिंग विच लॉ ऑफ न्यूटन। सबसे इजी क्वेश्चन, एक्शन रिएक्शन लॉ को क्या बोलते हैं, आंख बंद करके भी कोई आंसर दे सकता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्या होगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन मोशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हेन रनिंग कार स्टॉप सडनली द पैसेंजर्स टेंड टू लीन फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ क्यू। हमने एक बस का एग्जांपल देखा था, चलिए हम कार वाले एग्जांपल समझते हैं। कार में अगर कोई बंदा बैठा हुआ है, वो मोशन कर रहा है, कार मोशन कर रहा है तो उसके अंदर जो बैठे आदमी है, अगर अचानक ब्रेक लगता है, ठीक है, कार बंद हो जाएगा, ब्रेक लगेगा, कार बंद हो जाएगा। तो उसमें जो पैसेंजर है वो क्या हो गए,
फॉरवर्ड की ओर, मतलब आगे की ओर जाएंगे। ठीक है, तो इसको हमने क्या बताया था, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया मोशन। ठीक है, ऑप्शन डी है राइट आंसर इसका। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट किसको बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट जब हमारा कोई भी गाड़ी रुका हुआ है, अचानक चलता है, तब हमारा बॉडी किस साइड होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है, तो तभी क्या बोलेंगे हम लोग, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि कार जब चलना, अचानक चल रहा है कार, अचानक बंद होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने फर्स्ट या सेकेंड क्लास में लिया था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल होता है, एक कोई कार चल रहा है, पोजीशन ए से पोजीशन बी पे जा रहा है, उसका इनिशियल, किसी उस कार का इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से डिनोट किए थे, फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट किए, याद करिए। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में t। ठीक है, चेंज ऑफ वेलोसिटी को हमने क्या बोला था, एक्सेलरेशन बोला था। ये फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, एक्सेलरेशन। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, मास ऑफ अ बॉडी m इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मास ऑफ अ बॉडी m जो है वो इनटू है एक्सेलरेशन के a के। इसका क्या फॉर्मूला आएगा, किसका फॉर्मूला है, ए फोर्स का फॉर्मूला है, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स। सी आंसर हमारा राइट है। आज के सभी 25 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के आने वाले एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को अच्छे से समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर ग्रेविटेशन लेकर आ रहे हैं। आप लोग बने रहें, ऐसे ही हमारे वीडियो को देखते रहें। आई होप कि आज की वीडियो इंटरेस्टिंग थी और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसे ही हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।